सब अंडर ट्रायल थे। जमीनों पर लटाया गया, खाना घर से नहीं लाने दिया गया, दवाइयाँ बंद की गई। खितामन अर्ज करूंगा इनकी खिदमत में, आए बैठे मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मुल्की मफाद में अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी है। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि आएँ और बैठ कर बात करें और मामलात को हल करें, और अगर आज बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो वो भी आएँ, बैठें, मुल्क को आगे लेकर जाने की बात करें। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ये भी कहा कि मैंने पहली तकरीर में मिसाक़े मईशत की पेशकश की थी, लेकिन मेरी तजवीज़ को हकारत से ठुकराया गया। आज तलखियाँ जहाँ पर पहुँची हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है? हम इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाना गवारा नहीं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो पेशकश थी, तहरीक इंसाफ ने जो मुज़ाकरात की उन्होंने पेशकश की, तहरीक इंसाफ ने उस पर अपनी शराइत उनके सामने रखी हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बात करते हुए ये कहा कि फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ कि माहौल बेहतर हो रहा था। नून लीग से बात तब होगी जब बानी पीटीआई और दीगर कारकुनान बाहर आएंगे। तो नाज़रीन, हम ये सवाल उठाएंगे कि क्या ये मुज़ाकरात की पेशकश भी सियासत की नज़र हो जाएगी? इसी मुनासबत से आज पहला बड़ा सवाल, मिसाक़ी मईशत के बाद प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर बातचीत के लिए तैयार हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बातचीत को कैदियों की रिहाई से मशरूत करना चाहिए? इस पर हम बात करेंगे। मैं पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और शकील अंजुम साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि हम भी बारहा अपने प्रोग्राम में ये बात कहते हैं और मुल्क को इसकी ज़रूरत भी है, जब ये बात की जाती है कि तमाम सियासतदानों को एक टेबल पर आना चाहिए, मुज़ाकरात की तरफ, डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए। मिसाक़े मईशत की खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की, आज भी उन्होंने इसका जिक्र कर दिया, और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन आया, तो आपको लगता है कि ये दुरुस्त अमल है पीटीआई का? कल आपको दुआ याद होगा कि जब मैं कह रहा था कि खुन्ने भी सेके जाएंगे और तबीयत भी दुरुस्त की जाएगी, और फैसल साहब फरमा रहे थे बार बार कि जी देखें बड़ी तहजीब से बात होनी चाहिए, फलां करनी चाहिए। वो बात हो रही थी दहशतगर्दी के हवाले से, उस पर भी मैं आ रहा हूँ। तो ये बात प्राइम मिनिस्टर ने कोई पहली दफ़ा तो नहीं की, और ना ही पहली दफ़ा पीटीआई ने रिजेक्ट किया। जब वो इक़्तिदार में थे तब भी वो यही कहते थे कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे। जब वो इक़्तिदार में नहीं है तो अब वो कह रहे हैं हमें पेश करें, 180 सीटें हमारी, हमारा लीडर बाहर लाएं, हमारे प्रिजनर्स बाहर लाएं। तो ठीक है, फिर खड़े तो वो वहीं पे है ना कि गुफ्तगू के लिए प्राइम मिनिस्टर ने जब एक ऑफ़र की, आपको पसंद नहीं है, तो फिर दो ही तरीके होते हैं ना कि फिर आप अदालतों से रिलीफ ले लें, जो कि बेमिसाल है और मिल रहा है, और फिर आप अपने लीडर को बाहर ले आएँ। एक है कि जब आप कहते हैं कि हम बिजली चली जाए तो ओवन की तरह का हो जाता है मेरा रूम, और प्राइम मिनिस्टर अगर कहते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर वो भी थे, आपको याद होगा, जो अमेरिका में खड़े होकर कहते थे कि मैं तुम्हारा एसी उतरवाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा मुंह पे हाथ फेर के। तो ये बड़ा फ़र्क है रवैयों में। आप अपने स्टैंड पे रहें, अपने मौक़िफ़ पे रहें, कोई नहीं कहता कि आप बात बदल दें। लेकिन अगर मुल्क की बात है कि जैसे अज़्म इस्तेहकाम एक लॉन्च किया गया है, सिस्टम के विजन है, स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है, उसकी आज कुछ मैंने एक बैकग्राउंड रिपोर्ट भी दी है कि उसकी वजह क्या बनी है कि 126 दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 6 महीने से तकरीबन रोज़ाना हो रहे हैं, कि इतनी बड़ी तादाद में। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि जी साउथ ऑफ दी केपी में मगरिब के बाद थाने बंद हो जाते हैं। एक इन्फिल्ट्रेशन है बाकायदा। $8.5 अरब का अमेरिका असला छोड़ के गया हुआ है। 3000 अरब डॉलर उसने अफगानिस्तान पे खर्च किए और नाकाम हुआ। यहाँ हम मुसलसल जितनी हमारी फौज है, हमारे लोग हैं, वसाइल हैं, लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ, हमारे खिलाफ इंडिया है, मुसलसल पैसे लगा रहा है। हमारे दोस्त नुमा दुश्मन जो गवादर पोर्ट को नहीं चलने देते, वो मुसलसल पैसे लगा रहे हैं कि भाई किसी तरह हम फंसे रहें बलूचिस्तान और केपी के अंदर। ऐसे में हम अपनी फौज को मतून करना बिल्कुल अव्वलीन फरीदा समझते हैं, इधर उधर की एक आधी बात करके कि नहीं जी असल में तो यही मसला है, फलाना है। हमारी आदत है ना, हम बात करते हैं जी जी। तो ये बात कही जाती है ना कि ये बातें सारी अच्छी तो नहीं है। हम स्मगलिंग पे भी बात करते हैं कि 11,000 लीटर से अब 6,000 लीटर मिलियन लीटर डेली पे आ गया स्मगलिंग का, तकरीबन वो 40% कम हुआ है। कुछ चीजें बेहतर हुई हैं जिसकी वजह से मईशत भी बेहतर हुई है, कुछ गलत भी हो रही हैं।
और कुछ ठीक हो रही हैं, लेकिन मुल्क को चलाने के लिए तो बात तो करनी पड़ेगी ना। अगर आप एक बराह रास्त ऑपरेशन 2 कर चुके, अनाउंस कर चुके, फौज लोगों को डिस्प्लेस पर भी किया, फौज ने वापस आबाद भी किया, चिलगोजों के बाग लगवाए हैं बाकायदा, बड़े बड़े वजीरिस्तान में सब कुछ किया है कि लोगों की रिहेबिलिटेशन भी हो, कारोबार भी हो। तो ये सब चीज़ें मिला के चलते हैं कि वो जो नवीद साहब काइनेटिक ऑपरेशन की बात करते हैं, मैं लफ्ज़ अगर ठीक यूज़ कर रहा हूँ, और एक नॉन काइनेटिक है, तो दोनों तरह से मिला के ही आपको काम करना है पाकिस्तान को चलाने के लिए। तो ऐसे में अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑफर किया है, तो आज ये भी बात सामने आई कि 2021 में ये जो आज सारी अपोजिशन सवाए मौलाना फजलुर रहमान के, वो उस वक्त दूसरी साइड की अपोजिशन पे थे जो हुकूमत में थी, इन्होंने एपेक्स कमेटी में ही रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान किया था और उसके ऊपर अमल दरामद हुआ था। आज भी एक जो जिसको अब नाम दे दिया गया है अज़्म इस्तेकाम, इस पे बड़ी बहस हो रही है कि वो चूंकि एक रिजॉल्व है कि इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के साथ पूरे लोगों को भी साथ मिलाना है, इदारों को भी लगाना है, और जो कमी कोताही 2014 से लेकर शुरू हुआ और 21 में एक नया नेशनल एक्शन प्लान 14 नुकात का आया था, उसको ठीक करना है। तो फिर लोगों को एक नए अज़्म के साथ मिलाना भी है। अगर कोशिश होती है तो उसके साथ एफर्ट मिलानी चाहिए, और उसमें हम सबका हिस्सा होना चाहिए कि हम अपने आप को फौज से आइसोलेट कर लें या फौज को दूसरी तरफ बोलना शुरू कर दें, तो वो भी ठीक नहीं है। ये बहुत सारे, आप सीरिया की मिसाल देख लें, वहां 10% दहशतगर्दी हमारे मुकाबले में हुई और मुल्क तबाह हो गया। फौज मजबूत होना भी जरूरी है, मुल्क के इदारे भी हैं, सियासी जमातें भी हैं, लेकिन बातचीत से ही मसाइल हल होंगे। जी आया साहब, ये तो बात दुरुस्त है, बातचीत से मसाइल हल होंगे। आपके ख्याल में ये अब जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने एक पेशकश की, मुज़ाकरात की, और फिर वो जब आए और जाकर सबसे मिले भी सही, इंडिया में भी यही हमने देखा, मोदी जिस तरह से जाकर ऑपोजिशन से मिले हैं, आपके ख्याल में क्या एक जो सियासी टेम्परेचर की हम बात करते हैं कि उसको कम करने की ज़रूरत है, और वो तभी होगा जब आप कम से कम इतने तो मरासिम होने चाहिए इनके आपस में, क्या एक दूसरे को सुनने का हौसला हो, बातचीत कर सके फर्दा, मतलब स्टेट के लिए, स्टेट के इंटरेस्ट के लिए। तो आपको लगता है कि ये वाकई सियासी दर्जा हरारत कम हो सकता है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको वेलकम करती है? इंडिया की तो मिसाल ना ही दे तो बेहतर है। वहाँ तो आपको कोई एक आवाज़ भी नहीं आई होगी कि इलेक्शन में कोई धांधली हुई है। वो जाहिर है, वो इलेक्शन कमीशन उनका इतना स्ट्रांग है कि वो जब इलेक्शन करा के रिजल्ट अनाउंस कर देता है तो सब उसको मान लेते हैं। चीज़ें हमारे सामने हैं, मतलब ये कह देना कि जी अब चूंकि मुल्की मफाद में इनको बात कर लेनी चाहिए, ये इतनी सादा और आसान चीज़ें नहीं हैं कि ये हमारे कहने से ये मुज़ाकरात कर लेंगे, या चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और उनको मान जाना चाहिए कि फौरन। वो कैसे मान सकते हैं, मुझे ये बताएं। उनका लीडर जेल में है और बेशुमार उनके लीडरान जेल में हैं, तो वो आपका क्या ख्याल है कि वो आराम से कह देंगे जी बस ठीक है, आपने चूंकि कह दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो हम उसके लिए तैयार हैं? ये ऐसे नहीं होगा। ये मुज़ाकरात जो भी होने हैं ये वहां से शुरू होंगे, अडयाला से शुरू होंगे, उसके बगैर कोई मुज़ाकरात ना आगे बढ़ सकते हैं ना कामयाब हो सकते हैं। ये सीधी सी बात है। और ये उनका मुतालबा कि जी हमारे पहले वो आप सीटें वापस करें, वो तो वापस करने का तो सीधा सीधा मतलब है ना कि फिर ये गवर्नमेंट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि मतलब हम उसको अल्फाज के वो उसमें छुपा के कुछ कहते रहे तो वो चीज़ें तो ऑब्वियस हैं, वो नज़र आ रही हैं जो हुआ है इलेक्शन डे पे और उसके बाद 2 दिन तक होता रहा। मतलब एक वो जो क्लासिक एग्जांपल तो उसमें वो थी ना ख्वाजा आसिफ के हल्के की कि 5 पोलिंग स्टेशन रह गए और जो रिजल्ट आया उसके बाद तो किसी शक की गुंजाइश ही नहीं रहती। मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए, मतलब इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस मुल्क के मामलात भी ठीक होने चाहिए, मईशत को भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ट्रैक पे आना चाहिए, इससे कौन इनकार कर सकता है। सबसे ज्यादा भुगत तो आप और मैं रहे हैं ना, जब ये अभी भी जो बजट आया है इसमें सबसे ज्यादा तो टारगेट पे हम हैं। इसके बावजूद हम कहते हैं कि जी वो चीजें ठीक होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, बिल्कुल ऑपरेशन भी होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? अगर आपको फील हो रहा है कि दहशतगर्द उनकी तादाद बढ़ती जा रही है या ताकत बढ़ती जा रही है, मेरा सिर्फ ये सवाल होता है ना कि हम डिले क्यों कर देते हैं चीज़ों को। ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस होना चाहिए कि बस साथ साथ आप चीज़ें निपटाते जाएं, लेकिन हम शायद मतलब कुछ और इश्यूज में ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं और हम कहते हैं कि यार ये इस इशू को बाद में देख लेंगे, इसको फिलहाल आप बैक बर्नर पर डाल दें। इस तरह से चीजें ठीक नहीं हुआ करती। ये बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, आप इस पे काम करते रहें। जैसे पॉलिटिशियंस
अब वो जो भी हारता है इस मुल्क में, होता तो ये है हमेशा, उसको फिर शिकवा होता है। लेकिन जब कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो उस तरफ हो तो ये फिर पीछे हट जाते हैं। फिर पता नहीं इन पे कहां से प्रेशर आ जाता है कि जी बस ठीक है हमने ये नहीं करने। वो जो मैं कल अर्ज कर रहा था ना, जब आप नए इदारे बनाते हैं ना, जैसे आपने नैब बना दिया जी सॉरी चाहता हूं, उसका नुकसान क्या होता है? फिर जो रूटीन के इदारे काम कर रहे होते हैं, फिर उनको पता होता है कि यार ये स्पेशल बनाया इन्होंने, ये देख लेगा, हमने तो गवर्नमेंट ने जो कहना हमने करना है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे तमाम इदारे, किसी पे आप एतबार नहीं कर सकते। आप कहें जी कि गवर्नमेंट ने कहा जी FIA कर लेगी, कौन एतबार करेगा FIA पे? एंटी करप्शन कर रही है। और एक बहुत अफसोसनाक जो चीज़ इस वक्त इस मुल्क में है, दुआ, बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है, अगर किसी अफसर की रिप्यूट ये हो कि वो डेड ऑनेस्ट है, उसको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलती। इससे ज्यादा मतलब मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस पे। और ये मतलब कौन जिम्मेदार है इस चीज का? क्योंकि वो समझा ये जाता है कि अफसर उसको लगाएंगे जो हमारी बात मानेगा, ये नहीं कि वो दयानतदार हो। हम ओवरऑल एक करप्ट मुआशरा हो चुके हैं। हम तो सिर्फ सही किसने करना, जाती मुफादात की बात करते हैं। ये इस तरह से ठीक नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। आगाज तो करना चाहिए नहीं, वो आगाज करना ही नहीं चाहता कोई। दुआ क्यों आगाज करना चाहेंगे? ये सारे आपको वेस्ट की मिसालें देते हैं, लेकिन उस सिस्टम को यहां लाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इन सब को अपने जाती मफादात अजीज हैं। ये वहां टैक्सियों पर भी धक्के खा लेते हैं, लेकिन यहां इनको प्रोटोकॉल चाहिए। इनको कम से कम 20-20, 25-25 गाड़ियां जब तक साथ नहीं चलती, इनको लगता है कि शायद हम हुक्मरान ही नहीं है। तो ये इस तरह से चीजें ठीक नहीं होंगी। माजरत के साथ ये ज्यादा खराब हो सकती हैं और हमें ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। कम ये नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये चीजें कम हो फैसल साहब, वैसे अब उनकी ये शर्त है कि हमारे कैदी बाहर आए। जाहिर है वो कहते हैं कि मेरा वजीर आजम उमर अयूब साहब कहते हैं वो जेल में है, तो मैं किस तरह से मुज़ाकरात कर सकता हूँ। अब राना सना तो कह रहे हैं कि भाई ये जमहूरियत पसंद जमात ही नहीं है, इनको बाहर किस तरह से आने दें, ये तो जाहिर है मुल्क दुश्मन है। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो बाहर आ भी जाएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस सारे सिनेरियो में, क्योंकि हम भी इस प्रोग्राम में बैठ के बारहा बात करते रहे हैं कि हुकूमत को इनिशिएट करना चाहिए, बात करनी चाहिए। आज फ्लोर पर अगर प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया मुज़ाकरात का, तो आपको लगता है कि इसको कोई पॉजिटिव कोई एंगल बनता है इसका आगे सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए? फैसल साहब, राना साहब ने कल रात को जो इंटरव्यू दिए हैं और जिस तरह उनके इंटरव्यू नशर किए गए, उससे ऑडियो लेवल बढ़ा दीजिएगा। महसूस होता है कि वो बाकायदा जी जी उनके इंटरव्यू राना सनाउल्लाह साहब के रात को नशर हुए हैं, वो तो वाज़ेह तौर पे महसूस होता है कि हुकूमत ने अपना एक पैगाम दिया है कि हम आपको बाहर नहीं आने देंगे और देखते हैं आप कैसे बाहर आओगे। ये अल्फाज है ना उनके, इसके अलावा अल्फाजों में भी कोई नहीं। हम भी देखते हैं आप कैसे जो है वो बाहर आओगे। तो आप किसको चैलेंज कर रहे हैं? अदलिया को चैलेंज कर रहे हैं, या बता रहे हैं कि इस मुल्क का जो निज़ाम है वो ऐसा है, और है भी ऐसा कि जो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई गलत काम किया हो। ताकतवर आदमी कुछ भी जो है कर सकता है। अब आज कल राना सनाउल्लाह के उन इंटरव्यू के बाद आज वज़ीर आज़म साहब की इस ऑफर की क्या हैसियत रह गई, या वज़ीर आज़म की इस ऑफर से पहले राना सनाउल्लाह के इंटरव्यू की क्या जो है वो ऑफर रह गई? आज चले वज़ीर आज़म साहब जो है वो कह रहे हैं बातचीत करनी है, तो क्या करे? वो इमरान खान जेल का ताला तोड़ के बाहर आके बातचीत कर ले। आप ही ने जाना होगा ना डियाला, तो किससे बात? अगर आपने अमीन गंडापुर से बात करनी है तो देख लें उस इजलास के अंदर एपेक्स कमेटी के इजलास का क्या जो है फिर वो नतीजा निकला। अमीन गंडापुर की सतह पे या उमर अयूब की सतह पे तो बातचीत नहीं हो सकती। अगर बातचीत हो भी सकती है, अगर हो भी सकती है लम्हे के लिए हम इस बात को मान भी लें कि बातचीत का इम्कान तो इमरान खान की सतह पर ही बातचीत होगी ना, उससे नीचे बातचीत का तो कोई फायदा नहीं है। वो बातचीत दो सूरतों में वो तो 12 कह चुके हैं, वो इनसे बात ही नहीं करना चाहते सियासी ताकतों से। तो इसका मतलब है फिर तो नहीं करना चाहते कहीं कोई भी बातचीत नहीं करना चाहता। हुकूमत ने ऑफर हुकूमत ने ऑफर की है ना, वो तो इमरान खान का मौक़िफ़ है, वो चाहते ही नहीं चाहते, तो हुकूमत का मौक़िफ़ है ना। तो अगर हुकूमत भी अगर बातचीत करना चाहती तो कैसे वो बातचीत होगी? या तो इमरान खान रहा हो जाए, या जो हुकूमत जो है जेल चली जाए। बीच का तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर हम और आपको ये नहीं पता कि इस हुकूमत के हाथ में कितना कुछ है, इस हुकूमत के अपने इख्तियारात जो हैं वो कितने हैं, ये कोई और नहीं कह रहा। इनके अपने वजीर कहते हैं ना कि हमारे पास तो वजीर दाखिला रखने का इख्तियार नहीं है, हमारे पास तो वजीर खजाना रखने का इख्तियार नहीं है। ये कोई उनका मुखालिफ तो नहीं कह रहा, ये तो इनके अपने वजीर कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, जाबिर लतीफ़ साहब कह रहे हैं,
और कौन कह रहा है? तो भाई पहले तो आप खुद तय कर लेना कि आपके पास जो है वो इख्तियार किस बात का है और किस हद तक का इख्तियार है। आप खुद किसी के नुमाइंदे हैं, तो जब किसी के नुमाइंदे से बात करने के बजाय डायरेक्ट उनसे बात क्यों ना की जाए जिनके हाथ में इख्तियार है। इमरान खान का मौक़िफ़ ये सही है, इमरान खान की पॉलिसियों से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये मौक़िफ़ तो बहरहाल इमरान खान का जो है वो दुरुस्त है। अब इमरान खान के अलावा किसी और से बात करेंगे तो फिर यही होगा जैसा होता है कि आज वो पूछ कर आएंगे, कल मुकर जाएंगे, फिर जो एक मुकरना हल होना ये चलता रहता है। उनकी तहरीक इंसाफ के जो मजमूई रवैया मिजाज है वही होता रहेगा, मसला जो है वो हल नहीं होगा। देखिए मसला अब मामलात उस नहज पे पहुंच चुके हैं कि जहाँ बातचीत से आप किसी खास हद तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन जो मसाइल का हल है उस हल को तक नहीं पहुंच सकते। उस हल तक पहुंचने के लिए जो कुछ 8 फरवरी को हुआ है 5 बजे तक, उसको उस कंडीशन में आपको बहाल करना होगा अगर मसले को आपने संजीदगी से हल करना है। अगर आप 5 बजे की बात की सूरत हाल के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो फिर आपके मसाइल हल नहीं होंगे। ये है एक ज़मीनी हकीकत। इस ज़मीनी हकीकत को आप तस्लीम करते हैं तो ये मसाइल हल हो जाएंगे, इस ज़मीनी हकीकत को तस्लीम नहीं करते तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। अब जिनके पास भी ऑप्शन है वो इस बात पे गौर कर लें कि हमने मसाइल को हल करना है या नहीं करना। 5 बजे से पहले की सूरत हाल पे तो मसाइल हल हो सकते हैं, 5 बजे के बाद की सूरत हाल पे मसाइल हल नहीं। फिर तो ये नवीद साहब एक ऐसा मसला है जो कभी हल ही नहीं हो सकता, लग तो यही रहा है फिर नवीद साहब। अच्छा दुआ देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की मिसाक के मईशत की, पीटीआई बात कर रही है मईशत की। इसका मतलब है कि एक बात के ऊपर तो कंसेंसस है कि हमारा मसला नंबर 1 जो है वो मईशत की बहाली है। अब मईशत की बहाली के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो सियासी इस्तेहकाम है। अब सियासी इस्तेहकाम के लिए आपको पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है कि आप जो है जितनी भी जो भी इस वक्त एक बहुत तलखी की सिचुएशन बनी हुई है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, जो सख्त किस्म की पोलराइजेशन हुई है उसको कम किया जाए। तो उसको पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन के लिए आपको चाहिए पॉलिटिकल डायलॉग, कि आप मुज़ाकरात जो है उसका रास्ता इख्तियार करें, लेकिन मुज़ाकरात के लिए भी आपको माहौल को कंड्यूसिव बनाना होता है। इस तरह का माहौल क्रिएट करें जहाँ पे तलखी कम की जाए और जो पार्टी अपने आप को जो है वो ज़ेर अताब समझ रही है उसको लाया जाए मुज़ाकरात की मेज़ पे। ये वज़ीर आज़म ने सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने नहीं किया, इससे पहले भी आप देख लें इमरान खान साहब की तरफ से भी जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये मशवरा दिया गया था तो इमरान खान साहब ने भी जो है वो हामी भरी थी। लेकिन चीज़ ये है कि आप माहौल को तो कंड्यूसिव नहीं बना रहे ना। आप एक केस जो है खत्म होता है 4 केस, या ये बात फॉर्म 45, 47 की है, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं ना इनको प्राइम मिनिस्टर। तो ये तो फिर वही जो फैसल साहब बात कर रहे हैं कि 8 फरवरी में 5 बजे से पहले वाली कंडीशन जिनकी फेवर में थी या जो माहौल था, फिर वो माहौल किस तरह से लाया जा सकता है? देखिए दुआ, ये जैसे मैंने कहा ना कि माहौल को कंड्यूसिव बनाना, आपके सामने उमर अयूब साहब ने तो बात कर दी ना। उमर अयूब साहब ने कहा कि जी हमारे कैदी वो लोग जो बेगुनाह जिनको अंदर किया हुआ है, जिनके इतने दिनों से वो जेल के अंदर हैं बगैर किसी चार्ज के, बगैर किसी उसके, इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस जिन केसेस में सजाएं हुई, अब जो वो डिलेइंग टैक्टिक्स की जा रही है कि उनको अंदर रखना है। अब जो गवर्नमेंट की तरफ से इस उनकी संजीदगी भी इससे जाहिर हो जाती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि जी आए बात करें, आपके लीडर को जेल में जो मुश्किलात हैं उस पर बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट की कोशिश होगी उनको जेल के अंदर ही रखा जाए, और ये तो जमहूरियत पसंद जमात ही नहीं है। तो अगर इस तरह का माहौल, अच्छा इसके साथ साथ एक तो माहौल आप संजीदा बनाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। ये रहा है कि अगर वो पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उस दिन आसफा भुट्टो ने बड़ी अच्छी तकरीर असेंबली में की थी, अगर ये सब इनका कंसेंसस है कि जी पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए तो क्यों नहीं हो रहा? ये तो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं ना, ये इनके पास है, इनिशिएटिव इन्होंने लेना है। इमरान खान साहब तो जेल से बैठ के इनिशिएटिव नहीं लेंगे ना, तो इनिशिएटिव इन्होंने लेना है। लेकिन मेरे ख्याल में, जैसे पहले भी मेरे ख्याल में इसी प्रोग्राम में हमने बारहा कहा था कि ये गवर्नमेंट मजबूर महज है
ये इसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, और शायद उसको इस बात का एहसास है, इस बात का इदराक है कि उसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। वो किसी बैसाखियों के सहारे खड़ी है, और उसको शायद जो लोग PTI को जो है वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से हटाने की कोशिश कर रहे हैं या चाह रहे हैं, वो उनको मुज़ाकरात से रोक रहे हैं, वरना कोई भी बैद नहीं है। देखें, सियासतदान हमेशा सियासी तौर पे यही मौलाना फजल रहमान साहब थे, देखें PDM में वो PDM जिन्होंने बनाई, जिन्होंने आगे सरकर्दा वो थे, आज वो जो है वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, आज वो गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो मुहिम चलाने की बात कर रहे हैं। वो PTI, वो JUIF जो एक दूसरे के जो है वो इतने शदीद मुखालिफ थे, आज वो एक जगह बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो पॉलिटिशियन को चाहिए ये होता है कि जी आप मुज़ाकरात से चीज़ों को, पॉलिटिक्स नाम ही इसका है कि जो नामुमकिनात हैं उनको मुमकिन बनाया जाए, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के पास है। जी शकील अंजुम साहब, पॉलिटिकल विल नहीं है या फिर जो बात की जा रही है अगर कैदी रिहा हो जाए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, आपको लगता है? तो फिर सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया फिर कहाँ स्टैंड करेगा, क्योंकि वो तो मानती नहीं ना कि ये हुकूमत अवाम के मैंडेट से आई है। जो भी बातचीत होगी या जो मुज़ाकरात होंगे वो टेबल पर बैठ के होंगे, और मेरा ये ख्याल है वज़ीर आज़म साहब ने जो पेशकश की है मुज़ाकरात की, तो PTI को चाहिए कि वो वज़ीर आज़म के साथ बैठकर बात करें। उनके जो भी मसाइल हैं, जो भी मसले हैं, बानी PTI के हवाले से हैं, उनके दीगर कैदियों के हवाले से हैं, वो कम अज़ कम वज़ीर आज़म या जो भी कमेटी बनती है उसके साथ बैठकर उन मुज़ाकरात पर बातचीत की जाए, क्योंकि जो भी मसला है उसका हल मुज़ाकरात से है। आप माजी में चले जाएं, आप ये देखें कि जब मुशर्रफ साहब का दौर था तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत किया, और उस मिसाक जमहूरियत की वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हुई और दोनों को मुल्क में आने की इजाज़त मिली, और जिसके नतीजे में परवेज़ मुशर्रफ साहब वो चले गए इक़्तिदार से। तो PTI को एक दफ़ा फिर मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा मौका मिला है, और किसी भी सियासी जमात या इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। PTI ने पहले भी जब अदम एतमाद के बाद असम्बलियों को छोड़ा था, उसके बाद पार्लियामेंट से बाहर निकल गई, फिर उसने पंजाब असम्बली तोड़ दी, KP असम्बली तोड़ दी, और इसके बाद आपने देखा कि फिर किस किधर मुश्किलात का शिकार है। और फिर यही लोग जो है ये बात करते थे कि हमने गलत किया और बानी PTI के फैसले जो हैं वो ठीक नहीं थे, हमें जो है पार्लियामेंट से नहीं निकलना चाहिए था, पंजाब असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए थी, KP असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए थी। तो अब भी वही माहौल ये पैदा कर रहे हैं। रोज़ की एजिटेशन से जो वज़ीर आज़म ने बात की है, जो सबसे बड़ा मसला है वो मईशत का है, और मईशत की बहाली के लिए मेरा ये ख्याल है कि तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, और इस पर जो है तमाम लोगों को इकट्ठा होकर बात करके मुज़ाकरात को आगे की तरफ जाना चाहिए। रहा सवाल बानी PTI की रिहाई का, तो रिहाई देनी है अदालतों ने, और जो फैसिलिटेशन है, खान साहब तो कहते हैं मैं जेल में बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और मैंने ना कोई डिमांड की है ना ही मेरी डिमांड है। तो इस हवाले से अगर उनकी कोई डिमांड है, उमर अयूब साहब को उन्होंने की है बानी PTI ने, तो वो हुकूमत को बताएं, हुकूमत शायद वो मसला हल कर दे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको मुज़ाकरात के जरिए ही मामलात को आगे लेकर जाना चाहिए, और पहले भी PTI को जो मुश्किलात हैं वो इसी मुश्किलात हैं, उसकी वजह यही है कि वो मुज़ाकरात के टेबल पर बातचीत की रास्ता इख्तियार नहीं किया। जी आप समझते हैं मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना चाहिए, खासतौर पर जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं इनको आपस में बातचीत करनी चाहिए, ग्रैंड डायलॉग से ही ज़ाहिरा रास्ते निकलते हैं। बहरहाल बुनियादी सवाल यही था, प्राइम मिनिस्टर साहब की मुज़ाकरात की दावत, PTI की जो सामने शराइत आई हैं, क्या ये इस सिचुएशन में मुज़ाकरात की तरफ रास्ता जाता है या नहीं? राय आपने जानी एक्सपर्ट्स की। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल अमरीकी कांग्रेस का इलेक्शन तहकीकात के मुतालबे से मुतल्लिक होगा, दफ्तर खारजा ने इस पर सख्त रद्दअमल भी दिया है। हम सवाल ये उठा रहे हैं, क्या अमरीकी कांग्रेस की करारदाद पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है? राय लेंगे ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, वाशिंगटन में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा किया है। ऐवान नुमाइंदगान से 7 के मुकाबले में 359 वोटों से मंजूर नॉन बाइंडिंग करारदाद में यह कहा गया कि 8 फरवरी के इलेक्शन में मदाखलात और बेज़ाब्तगियों के दावों की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। करारदाद में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान में अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए अवाम को दबाने की कोशिशों के साथ साथ अवाम को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से बाज रखने के लिए धमकाने, हरासा करने और कैद में रखने की भी मजम्मत की गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने अमरीकी करारदाद पर रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा है कि ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की अधूरी समझ का नतीजा है। तर्जुमान वज़ारत खारजा मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने 25 जून को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से ऐवान की करारदाद की मंजूरी का नोटिस लिया है। हम समझते हैं कि इस मखसूस करारदाद का वक्त और सियाक़ो सबाक हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुस्बत अमल के साथ मुवाफिक नहीं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि हम बाहमी एहतराम, अफ़हाम व तफ़हीम पर मबनी तामीरी बातचीत पर यकीन रखते हैं। इसी तमाम पे मामले पर हमारा जो सवाल मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, आपके ख्याल में ये जो करारदाद अमरीकी कांग्रेस की पाकिस्तानी मामलात में मदाखलत के मुतरादिफ है, आप समझते हैं? दुआ देखें, जब पाकिस्तान का जो बजट है वो करोड़ों आवाम ने अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके पार्लियामान में भेजा है, तो उनकी बजाय जब उनका बजट जो है IMF बनाएगी, जब मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होकर ये कहेगा कि हमने बजट IMF के साथ मिल के बनाया है, तो क्या हमें मुदाखलत नज़र नहीं आती? क्या वो मुदाखलत नहीं है कि हमारा बजट हमारे नुमाइंदों की बजाय IMF के एहलकार जो है वो आके बनाएं? तो ये बात ऐसी नहीं है। जो बात अमरीकी करारदाद में उठाई गई है वो तो हमारा आइन हमें कहता है। उन्होंने जो वो बुनियादी हुकूक की बात कर रहे हैं जो आइन पाकिस्तान हमें देता है। हम पाकिस्तान को एक पार्लिमानी डेमोक्रेसी के तौर पे देखते हैं, तो डेमोक्रेसी की बात की है, जमहूरी इक़दार की बात की है, बुनियादी हकूक की बात की है। उन्होंने किसी एक पार्टी के ऊपर तो हाथ नहीं रखा। उन्होंने वो जमहूरी अमल जो कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में हुआ था और उस पर सिर्फ उन्होंने सवाल नहीं उठाए थे। सिर्फ आज अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद जो है, इससे पहले आप देखें फैफन की रिपोर्ट उठा के देख लें, HRCP की रिपोर्ट उठा के देख लें, EU के जो इलेक्शन ऑब्जर्वर से उनकी रिपोर्ट उठा के देख लें, किसने इस इलेक्शन की शफाफियत की जो है वो उसको इंडोर्स किया है। उस वक्त भी EU ने, UK ने, US ने इलेक्शन के फौरन बाद भी यही मुतालबा किया था कि ये जो एलिगेशंस हैं, इन एलिगेशन की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। तो अब आपको ये नजर आ रहा है कि जब जो इलेक्शन उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो सस्पेक्ट है, तो उसके ऊपर हाँ ये इस वक्त जो करारदाद आई है, नो डाउट कि ये एक नॉन बाइंडिंग करारदाद है, लेकिन इसमें ये देख लें कि 85-86% जो है नुमाइंदगान ने इसमें वोटिंग में हिस्सा लिया है और उसमें 97% के करीब जो नुमाइंदे हैं उन्होंने इसके हक में जो है वो वोट दिया है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर जो है एक प्रेशर डालेगी, अमरीकी गवर्नमेंट के ऊपर ये एक प्रेशर डालेगी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इसकी तहकीकात का जो है वो मुतालबा किया जाए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो है मॉरल स्टैंडिंग के ऊपर पॉइंट आ गया। जी अयाज साहब, दफ्तर खारजा तो ये कहता है कि ना तो ये तामीरी करारदादें ऐसी, ना ही इनका कोई मकसद है। नहीं, ज़ाहिर ऐसी करारदादें तामीरी थोड़ी होती हैं जो हमारे खिलाफ हों। वो नवीद साहब ने वो बजट का जिक्र किया IMF ने जो बनाया था, वो मुझे नहीं पता, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वो खुशखबरी की उम्मीद है IMF से। वो तो राना साहब बता सकते हैं वो खुशखबरी अभी तक आई कि नहीं। मैं तो रात खुशी में सो ही नहीं सका ठीक ना, मैंने कहा कि खुशखबरी आ जानी तो हमारी तो कम से कम टैक्स तो कम हो ही जाएगा, क्योंकि इन्होंने लेकिन बहरहाल वो शायद अभी तक रास्ते में होगी खुशखबरी, वो भी किसी करारदाद की सूरत ना आ जाए। देखें, ये बहुत बुरा लगता है कि कोई मुल्क आपके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे, लेकिन आपको पता है अमेरिका बादशाह है दुनिया का। वो जमहूरियत लाने के लिए भी किसी भी मुल्क में जा सकता है, वो करारदाद भी किसी भी मुल्क में भेज सकता है, तो मुतालबा तो गलत नहीं है। जाहिर है हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हम इसको
कह सकते हैं, लेकिन मुतालबा तो ठीक है। मतलब यहाँ भी तो मेजॉरिटी यही मुतालबा कर रही है ना कि आप तहकीकात कराएं उसकी, और करा लेनी चाहिए थी, उसमें हर्ज क्या है। मुझे तो बहरहाल वो हनीफ अब्बासी साहब का याद आ रहा है, फौरी वो जो रिएक्शन दिया था। मतलब वो कहते हैं ना कि वो उसके बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है, कि उन्होंने फौरन डाल दिया जी फौज के खिलाफ साजिश है। यानी कि वो कहना चाह रहे थे कि हमने तो किया ही कुछ नहीं, ये तो फौज ने किया सारा कुछ। खुदा के लिए को मतलब अपने वो तो ठीक चुन लिया करें जो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं इस मुल्क की, तो इस तरह के लोग मरवाते हैं, मैं आपको बता दूं, सच्ची बात है जी। आमिर साहब, अमरीकी साजिश से अमरीकी हमायत तक का सफ़र है। लाखों डॉलर खर्च करके, लॉबिंग फर्में हायर करके बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत तो है, और नॉन बाइंडिंग तो बिल्कुल है। इसकी वैल्यू ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी करारदादें पास होती हैं। अमेरिका ने बहुत इंसानी हकूक़ पे करारदादें पास की हैं, गज़ा के अंदर, मकबूजा कश्मीर पे, क्योंकि हम तो लड्डू बांटने के लिए जाते हैं वहाँ पे सारे के सारे। हमने इतने पैसे खर्च किए और हम कह रहे थे कि डोनाल्ड लू ने पता नहीं क्या कर दिया और पाकिस्तान के निज़ाम में मुदाखलत कर दी। आज पूरी पीटीआई अमेरिका के लिए रितबुल लिसान है। ये है हमारा मुनाफिकाना रोल कि जब हमसे हुकूमत जाए तो वहाँ फिर मोहसिन नकवी से लेके बाजवा तक, और अमेरिका से लेके और फिर ये कि सिर्फ जनरल बाजवा तक। ये है इनका सफ़र कि जी किसी तरह हमें इक़्तिदार में लाओ, हमें बिठाओ, हम गाली भी फ़ौज को देंगे, हम बात भी फ़ौज से करेंगे। आज वो अली मोहम्मद खान ने कहा ना कि हम पिंडी को नहीं जानते, अब उसके साथ क्या होगा देख लेंगे कि वो अपनी पार्टी में क्या होगा, वहाँ 21 का ग्रुप बन रहा है नहीं बन रहा, वो ये उनका मसला है। लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान की करारदाद पे हमें क्यों खुशी हो रही है। हम अपने अंदर जो भी तहकीकात हैं हमें करनी चाहिए, मुतालबात भी हैं, ये यहीं की बहस है। अब जितने पैसे खर्च करके वो कहते हैं यहूदी लाबी है, फलानी है जो इनके पीछे मौजूद है, वो कर रही है नहीं कर रही है। आपने ये तो साबित किया ना, जिस अमेरिका के खिलाफ बिठा के आपने चूरन बेचा कि जी हम तो अमेरिका के खिलाफ हैं, आज आप हमायत में वहां से ला के जो लड्डू बांट रहे हैं और खा रहे हैं, इशू तो आपके ऊपर आएगा ना भाई। फिर अमेरिका की मुखालफत कहाँ गई। आप कहते थे, मतलब आपकी औकात ये थी कि मैं एब्सोल्युटली नॉट कर रहा हूं, और फिर कहते थे कि जनाब मुझे तो जनरल बाजवा कुछ करने ही नहीं देते थे। तो फिर आप थे कहाँ पे, खड़े कहाँ थे, आप कौन से वजीर आजम थे इस मुल्क के। अच्छा, शहबाज शरीफ ने बड़ी गलती कर दी, कल ये मान ली बात, उसने कह दिया कि IMF से मिलकर बजट बनाया। अगर वो ना कहता तो कहते देखे जी छुप रहे हैं, बता नहीं रहे। उसने सच बोल दिया, इसमें बुरी बात क्या है, हमारे पल्ले ही कुछ नहीं है। यहाँ एक वजीर आजम फरवरी में IMF के साथ 2022 में मुआहदा तोड़ के और कहता है कि जनाब मैं पेट्रोल भी सस्ता कर रहा हूँ, बिजली और गैस भी। ये मुल्क के साथ खिलवाड़ वहां से शुरू हुआ, आज तक हम सब भुगत रहे हैं, जेबों से तो जाने हैं पैसे। जब आप मुल्क की सतह पे बेईमानी करें और तोड़ दें, मुनाफकत करें कि जनाब हमने एक आलमी मुआहदा किया है, तो फिर ये नताइज आते हैं, भुगतने पड़ेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल फैसल साहब और शकील अंजुम साहब से टेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आपको भी ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ये एक सानवी बात है कि अमेरिका को करारदाद मंजूर करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, मुदाखलत है या नहीं है, ये हमारा आपका इशू ही नहीं होना चाहिए। हमें आपको नहीं पता है कि क्या हुआ है, तहकीकात की क्या जरूरत, तस्लीम करने वाली जरूरत है भाई, तहकीकात की जरूरत नहीं है। तस्लीम करना होगा कि भाई ये काम हो चुका है, अब इसको बेहतर कैसे जो है वो बनाया जा सकता है। कौन सा ऐसा आदमी है जिसको पता है कि 8 फरवरी को नहीं हुआ। जो मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट भी करते हैं तो उनके पास जो जवाब है वो ये है कि 2024 में जो कुछ हुआ वो इसलिए सही है कि ये सब कुछ 2018 में भी हुआ था, ये जवाब है जो इस हुकूमत को सपोर्ट करने का। अब ये कोई जवाब है, मतलब इससे ज्यादा कोई अहमकाना बात क्या हो सकती है कि 2018 में हुआ था इसलिए 2024 में भी हुआ। अगर इस जवाब को तस्लीम कर लिया जाए तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि 2028 में भी यही कुछ होगा जो 2024 में होगा। तो हमारी क्या नसीब में ही लिखा हुआ है कि इसी तरह के इलेक्शन होंगे। 2018 के इलेक्शन को किसने अप्रिशिएट किया था? सबको पता है कि 2 नंबरी हुई थी, सबको पता है धांधली हुई थी, हम उस वक्त भी सारी बातें करते थे, लेकिन उस बुनियाद पे आप 2024 के इलेक्शन को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? अगर आज इसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो हमें आपको जहनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। फिर 2028 में भी ये सब कुछ होगा, वो पर्ची चाहे वो नवाज शरीफ के नाम खुल जाए, इमरान खान के नाम खुल जाए, फिर ठीक है बर्दाश्त कीजिएगा। फैसल 1 साल पहले इलेक्शन करा रहे हैं। शकील अंजुम साहब, देखिए तो बिल्कुल रद्द अमल आया है दफ्तर खारजा का, और ये मुदाखलत है हमारे अंदरूनी मामलात में। हमारे मुल्क में इदारे मौजूद हैं तहकीकात के लिए। इससे पहले भी खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए थे 35 पंक्चर के हवाले से नजम सेठी पर, तो उनकी भी तहकीकात हुई थी और उन तहकीकात के नतीजे में 4 हल्के भी खोले गए थे और वहाँ पर दोबारा इलेक्शन भी हुआ था।
तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका के तो खुद इलेक्शन मशकूक होते रहे हैं। जो ट्रंप का इलेक्शन था, उन्होंने खुद कहा कि रूस की मुदाखलत थी हमारे इलेक्शन में और उन्होंने मैनेज करके दिया ट्रंप को। और यही हाल अभी जो इंडिया में इलेक्शन हुए हैं, राहुल गांधी ने और अपोजिशन ने भी यही इल्ज़ाम लगाया है कि जो मोदी हैं उन्होंने इलेक्शन को मैनेज किया और जो रियासती एजेंसियां थी, मीडिया थी, सब के सब उनके साथ थे। हमारे ऊपर मुकदमात कायम किए गए। इसी तरह हम बांग्लादेश का इलेक्शन देखें तो वहां पर भी हसीना वाजिद ने अपोजिशन को बिल्कुल क्रश करके रख दिया और उसके बाद इलेक्शन हुए। तो फिर अगर अमेरिका ने तहकीकात करानी है तो फिर इन तमाम इलेक्शन की तहकीकात होनी चाहिए पूरे खित्ते में। खत्म हो गया, आपको पॉइंट आ गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।